नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनना है। स्पेस किड्स इंडिया ने पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड हुई। UIDAI की बाल आधार पहल के अंतर्गत 4 महीनों में 79 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। भारत बायोटेक ने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा किया। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बना। पारसी नववर्ष नवरोज आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग आज से नई दिल्ली में और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की शुरुआत आज से। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विशाल शर्मा। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित किए। अमृत महोत्सव क्विज की अंतिम कड़ी कल प्रसारित की गई थी। इसका प्रश्न था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार कहां बनाई? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंगापुर। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं लखनऊ में चिनहट के गणेशपुर के महेंद्र नाथ श्रीवास्तव। मैं पिछले 45 वर्षों से रेडियो का नियमित श्रोता हूं। अमृत महोत्सव काल में स्वतंत्रता दिवस के दिन पूछे गए क्विज में चयनित होने पर प्रसन्न हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 28 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के एक सिनेमा हॉल में अस्थायी सरकार का गठन किया था। इस प्रकार का कार्यक्रम चलाने हो अपने चयन के लिए मैं आकाशवाणी परिवार का आभारी हूं तथा देशवासियों से अपेक्षा करता हूं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं। आकाशवाणी समाचार की श्रृंखला के समापन पर हम इसके प्रति व्यक्त किए गए श्रोताओं के उत्साह के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आकाशवाणी समाचार को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से श्रोताओं के साथ अमृत महोत्सव मनाने पर बेहद खुशी हुई है। जय हिंद। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें प्रण करना होगा कि भारत को अगले 25 वर्ष में विकसित देश बनाना है। कल 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब सपने और संकल्प बड़े होते हैं तो पुरुषार्थ भी बड़ा होता है। तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने। और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने है, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। आपके जीवन का एक स्वर्णिम काल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष की यात्रा अनेक उतार चढ़ाव भरी रही है, लेकिन दुख सुख के बावजूद देशवासियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और छद्म युद्ध ने समय समय पर चुनौती प्रस्तुत की, लेकिन इसके बावजूद देश आगे बढ़ता रहा। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल रहा है, जो हमारी 75 वर्ष की संकल्प यात्रा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष की उपलब्धियों पर पीठ थपथपाने के साथ अब अमृत काल में अपनी सामर्थ्य, संकल्प शक्तियों सहित पंच प्रण को आने वाले 25 वर्षों पर केंद्रित करना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है
विकसित भारत। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, एकता और एकजुटता। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। श्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ऐसी बुराई हैं जिन्हें दूर करने के लिए अमृतकाल में पूरा ध्यान देना होगा। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भर के उन नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है जिन्होंने देश के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय नेतृत्व और लोगों को शुभकामना संदेश भेजे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बधाई संदेश पर आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्री समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इससे दोनों देशों के लोगों को बड़ा लाभ हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की शुभकामनाओं के लिए आभारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रों की शुभकामनाओं पर श्री मोदी ने कहा कि आपके संदेश ने हमें प्रभावित किया है। भारत फ्रांस के साथ संबंधों का हृदय से स्वागत करता है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग का भी श्री मोदी ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भूटान हमारा निकट पड़ोसी और महत्वपूर्ण दोस्त है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ को बधाई संदेश पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की शुभकामनाओं पर भी आभार व्यक्त किया। स्पेस किड्स इंडिया ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय ध्वज बैलून पर पृथ्वी से 1,06,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर फहराया गया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव के स्लोगन के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। स्पेस किड्स इंडिया देश में युवा वैज्ञानिक तैयार करने में योगदान कर रहा है। इस संगठन ने हाल ही में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में एक उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ा था। आजादी सेट नाम के इस उपग्रह का विकास 750 छात्राओं ने किया था। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की थी। लोगों से देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि 5 करोड़ तिरंगा सेल्फी राष्ट्र को आगे रखने की सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। एक निर्दलीय सहित कुल 31 विधायकों के मंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना है। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सबसे अधिक 79 विधायक हैं। इस पार्टी से 16 और जनता दल यूनाइटेड से 11 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा में 45 विधायक हैं। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 और कांग्रेस से 2 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। ये दोनों पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा हैं। वामपंथी दलों के 16 विधायक हैं, लेकिन वे सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। श्री नीतीश कुमार ने इस महीने की 10 तारीख को मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ई कॉमर्स इकाइयों को विनिर्माण उद्यम उत्पादन का देश, एमआरपी,
विनिर्माण एक्सपायरी की तिथि, बेस्ट बिफोर यूज या वस्तु कितने समय तक उपयोग करने लायक है और कंज्यूमर केयर नंबर इत्यादि का ब्यौरा देना अनिवार्य है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनना है। स्पेस किड्स इंडिया ने पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड हुई। UIDAI की बाल आधार पहल के अंतर्गत 4 महीनों में 79 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। भारत बायोटेक ने इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा किया। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बना। पारसी नववर्ष नवरोज आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग आज से नई दिल्ली में और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की शुरुआत आज से। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पिछले 4 महीने में बाल आधार पहल के अंतर्गत 79 लाख बच्चों के नाम जोड़े हैं। बाल आधार 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है। इस उम्र सीमा के बच्चों का आधार नामांकन उनके चेहरे की छवि और माता पिता या अभिभावक के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि बाल आधार पहल के अंतर्गत ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच बनाने और बच्चों तथा उनके माता पिता को कई तरह के लाभ प्राप्त करने में सहायता के नए प्रयास का हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा है कि 5 वर्ष तक के 2 करोड़ 64 लाख बच्चों को इस वर्ष 31 मार्च तक बाल आधार मिला था। जुलाई 2022 के अंत तक ये संख्या बढ़कर 3 करोड़ 43 लाख हो गई। भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कहा है कि उसने भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन BBV154 के तीसरे चरण के परीक्षणों और बूस्टर डोज के लिए नैदानिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। वैक्सीन निर्माता ने कहा कि ये वैक्सीन नैदानिक परीक्षणों में सुरक्षित, सहने योग्य और प्रतिरोधक साबित हुई है। भारत बायोटेक ने कहा कि वैक्सीन का मूल्यांकन पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों में किया गया। पूरे भारत में 14 परीक्षण स्थलों पर इसका परीक्षण किया गया है। ब्रिटेन कोरोना के ओमिक्रॉन के लिए बनाए गए टीके को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन में पतझड़ के मौसम के दौरान शुरू होने वाले बूस्टर डोज अभियान का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिसमें मॉडर्ना के टीके का उपयोग किया जाएगा। ब्रिटेन के औषधि और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित उत्पादों के नियामक प्राधिकरण ने कुछ शर्तों के साथ इस टीके के उपयोग की अनुमति दी है। ये टीका मूल कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन BA.1 दोनों स्वरूपों पर असरदार होगा। ब्रिटेन के नियामक प्राधिकरण ने विश्व में पहली बार कोरोना से बचाव के टीके को मंजूरी दी थी। अब जिस नए टीके को उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है, उसे 18 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को लगाया जा सकेगा, ताकि सर्दियों में इस रोग का प्रकोप बढ़ने पर बचाव हो सके। भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा मजबूत करना है। कल कातुनायके में श्रीलंका के वायुसेना अड्डे पर विशेष कार्यक्रम में ये विमान सौंपा गया। श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना के सदस्य 4 महीने तक इस विमान के संचालन का प्रशिक्षण भारत में ले चुके हैं। ये विमान बहुमुखी सुरक्षा का काम करेगा और श्रीलंका को समुद्र तटीय क्षेत्र में मानव तथा मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य संगठित अपराधों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्रिय रूप से मदद करेगा।
म्यांमार की एक अदालत ने पूर्व स्टेट काउंसलर और नागरिक सरकार की अपदस्थ प्रमुख आंग सान सू की को भ्रष्टाचार का दोषी पाया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि आंग सान सू की को 6 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें अपनी दिवंगत मां की स्मृति में स्थापित डाव खिन की फाउंडेशन धन के दुरुपयोग का दोषी पाया है। आंग सान सू की को राजधानी नैपिदॉ में एकांत कारावास में रखा गया है। उन्हें पहले ही अन्य मामलों में 11 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। आज पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जा रहा है। इस समुदाय का ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। आज के दिन लोग अग्यारी या अग्नि मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। पारसी समुदाय के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और पारसी व्यंजन भेंट करते हैं। मुंबई तथा इसके आसपास के इलाकों में पारसी समुदाय के लोग काफी संख्या में रहते हैं और मुख्य कार्यक्रम यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष के अवसर पर सभी देशवासियों और विशेष रूप से पारसी भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पारसी समुदाय ने अपनी मेहनत, समर्पण और उद्यमिता के बल पर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पारंपरिक उत्साह तथा उल्लास के साथ मनाया जाने वाला नवरोज भाईचारे और करुणा की भावना को दर्शाता है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 4थी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह दिन जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर चमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। श्री वाजपेयी का निधन 2018 में आज ही के दिन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। सार्वजनिक जीवन और भारत के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वाजपेयी जी को उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे कुशल वक्ता और कवि थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि श्री वाजपेयी अद्भुत वक्ता, विद्वान और कवि थे। वे अपने एक ही संबोधन से जनमानस में बदलाव में सक्षम थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में गरीबों के कल्याण और सुशासन के नए युग की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा कि उन्होंने भारत के साहस और शक्ति का एहसास दुनिया को कराया। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंट कप का 131वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच एफसी गोवा और मोहम्मडन एससी के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शाम 7 बजे से शुरू होगा। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर मिलकर डूरंट कप 2022 की मेजबानी कर रहे हैं। टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेलो इंडिया की अंडर 16 हॉकी लीग आज से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले शाम 6:30 बजे से शुरू होंगे। लीग में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें पूल ए और पूल बी में बांटा गया है। लीग का पहला चरण 23 अगस्त तक चलेगा। मैच जीतने वाली टीम को 3 अंक दिए जाएंगे। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार प्रदान कर रहा है। देश की 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। आकाशवाणी की ओर से कही गई कहानी के माध्यम से ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा को प्रदर्शित करता है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको महात्मा गांधी के पहली बार और केवल एक बार आकाशवाणी के स्टूडियो आने से जुड़े अनूठे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे।
महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को नई दिल्ली के ब्रॉडकास्टिंग हाउस में आकाशवाणी के स्टूडियो का दौरा किया था। आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले लोगों और कुरुक्षेत्र में डेरा डाले हुए शरणार्थियों को संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने स्टूडियो पहुंचकर रेडियो के बारे में कहा था कि ये एक अद्भुत चीज है और इसमें मुझे शक्ति दिखाई देती है जो भगवान की चमत्कारी शक्ति है। घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। महात्मा गांधी ने 20 मिनट तक रेडियो पर बात की थी, जिसमें राष्ट्रपिता ने शरणार्थियों से अपील की थी कि वे धैर्य और दृढ़ता के साथ स्थिति का सामना करें। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। गांधी जी की आकाशवाणी स्टूडियो की एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 12 नवंबर को देश में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के राष्ट्र संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ अशोक टंडन और पत्रकार KV प्रसाद। जैसे कि रिवायत है, हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं और बाद में देश को संबोधन करते हैं। टंडन साहब, ये 75 साल का जो हमारा रास्ता रहा है, 1947 से लेके आज 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने कई सारी चीजों को दिखाया कि कितनी प्रगति हुई। लेकिन सबसे पहले उन्होंने भारत के महान वीर सेनानी और स्वतंत्र सैनिकों को अभिनंदन किया, जिनकी वजह से 75 साल से भारत आजाद देश में सांस ले रहा है। और साथ ही साथ अगले 25 साल जबकि भारत अपने इस आजादी के सफर में 100 साल पूरे कर लेगा, तो कौन से मील के पत्थर है जो हमने पार करने हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह अपने आप में एक विशेष था, क्योंकि भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए। ये आज जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये दिन हम सब ने देखा। प्रधानमंत्री ने भी विशेष स्तर पर भाषण दिया कि सबसे पहले तो उन्होंने उन सब वीर सेनानियों को और सेना नायकों को, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया, अपनी जानें गंवाई, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने उन लोगों को भी आज निकाल कर उनके नामों को उजागर कर रहे हैं जो कहीं इतिहास के पन्नों में खो गए, जिनको वो स्थान, उचित स्थान पिछले 75 साल में नहीं मिल पाया था, हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के भी जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, विशेष तौर से जो आदिवासी क्षेत्र के लोग थे और महिलाएं थे, उनका भी उन्होंने चर्चा की और उन्होंने नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी यात्रा रही है 75 साल की, इसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन हमने उन सब विपदाओं को झेलते हुए भी प्रगति किया, आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि भारत तो लोकतंत्र की जननी है। इसी कारण हम
आगे बढ़ पाए, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि देश के हर वर्ग की जो है वो उन्नति प्रगति एक जैसी हो। ये कहकर उन्होंने कहा कि अब हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अमृतकाल का जब जिक्र किया कि अगले 25 साल के लिए, तो उन्होंने एक तरह से अमृतकाल के 5 प्रण बताए, तो इस पे प्रकाश डालिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो युवा पीढ़ी है वो इंतजार नहीं कर सकती, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं समाज से, सरकार से, उसके लिए वो इंतजार नहीं करना चाहते, वो तुरंत चाहते हैं कि उनकी उन अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। और ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है, केवल सरकारों की नहीं है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें तो प्रयास करती हैं, और ये जो है सामूहिक चेतना का एक जागरण जिस प्रकार से हो रहा है युवा पीढ़ी में, और ये पुनर्जागरण है, और इसी से ही संकल्प से सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से जो हम देख रहे हैं, देश के हर कोने में हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा लहरा रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि हम एक हैं, ये हमारी एकता है, और दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। अभी आप सुन रहे थे 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के राष्ट्र संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विशेषज्ञ अशोक टंडन और पत्रकार KV प्रसाद। और अब आज का मौसम पूर्वानुमान। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। गुवाहाटी, गांगटोक, शिलांग, आइजॉल, ईटानगर, इम्फाल और कोहिमा में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। और मनोज, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी विशाल, 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पंच प्रण के साथ पीएम का भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रहार। लाल किले से मोदी ने कहा, देश को दीमक की तरह चाट रहे ये दोनों। बकौल जनसत्ता, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से पंच प्रण लेने का किया आह्वान। हिंदुस्तान लिखता है, पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट रखते हुए विकसित भारत का खाका खींचा। नवभारत टाइम्स का कहना है, 9वीं बार लाल किले से संबोधन में प्रधानमंत्री ने दिया जय अनुसंधान का नारा। तिरंगे को सलामी देने के लिए पहली मेड इन इंडिया तोप का हुआ इस्तेमाल। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के शब्दों को दिया है, भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता। नागपुर में संघ मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद संघ प्रमुख ने कहा, दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर संबंध बनाने के लिए होना होगा सक्षम। सियाचिन में शहीद लांस नायक का शव 38 साल बाद बंकर से मिला। जनसत्ता ने इसे देते हुए लिखा है, बर्फीली तूफान में फंसकर लापता हुए 19 कुमाऊं रेजिमेंट के लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के अवशेष पुराने बंकर से मिले। चीनी जासूसी पोत पहुंचने से पहले भारत ने समुद्री निगरानी के लिए श्रीलंका को सौंपा टोही विमान। दैनिक जागरण ने इस अवसर पर कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त के शब्दों को दिया है, भारत और श्रीलंका की सुरक्षा आपसी समझ, विश्वास और सहयोग से बढ़ी है। बिहार में आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, इसे देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, नीतीश तेजस्वी ने मिलकर तय किए मंत्रियों के नाम। एयरपोर्ट पर यात्रियों का चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 पर डिजिटल यात्रा सिस्टम का आगाज। नवभारत टाइम्स की खबर है, छोटा भीम जैसे घरेलू पात्रों पर आधारित खिलौनों की मांग बढ़ी। इसे बॉक्स में देते हुए राष्ट्रीय सहारा लिखता है, खिलौना आयात को हतोत्साहित करने के लिए लगे कई तरह के प्रतिबंधों के चलते मेड इन इंडिया खिलौनों की मांग में इजाफा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनना है। स्पेस किड्स इंडिया ने पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड हुई। UIDAI की बाल आधार पहल के अंतर्गत 4 महीनों में 79 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। भारत बायोटेक ने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के 3रे चरण का परीक्षण पूरा किया। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बना। पारसी नववर्ष नवरोज आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग आज से नई दिल्ली में और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की शुरुआत आज से।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।